जब ये लड़का पहली बार अपने पेरेंट्स से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाता है तो लड़के का फादर गलती से उसे अपना फर्स्ट लव समझ बैठता है। Jenny, actually. और लड़के का फादर इस लड़की को कंटिन्यूअस देखता रहता है। तभी इसकी बेटी कीकी कहती है कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। You look exactly like this old friend of mine, Adeline Bowman. That's my mother. जब उसे पता चलता है कि उसका पहला प्यार मर चुका था तो विलियम इस लड़की को खराजे अकीदत पेश करता है, लेकिन इसने ये कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की इसके सामने खड़ी है वो असल में इसका पहला प्यार था। और कहानी शुरू होती है 80 साल पहले। उस टाइम पे एडेलाइन एक बहुत ही अमीर घराने की बेटी थी और एक पौंड के करीब वॉक करते हुए उसकी मुलाकात अपने पहले प्यार से होती है। इन दोनों को एक नजर में प्यार हो जाता है और प्यार का ये बीज इनके अंदर पैदा होने लगता है। सिर्फ 3 महीने में ये दोनों शादी का फैसला करते हैं और 1 साल बाद वो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं। और उनकी ये जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन खुशी के ये पल पलक झपकने में गायब हो जाते हैं। एक ब्रिज एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है और इस एक्सीडेंट से एडेलाइन और उसकी बेटी पे एक गहरा सदमा पड़ता है, लेकिन किस्मत ने भी कोई राहत नहीं दी। 10 महीने बाद एक बर्फीली रात में एडेलाइन अपने घर की तरफ जा रही थी और बर्फ गिरने के बावजूद भी वो अपनी स्पीड को लो नहीं कर रही और एक ही पल में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एडेलाइन की कार ब्रिज के रेल गार्ड को तोड़कर नदी में डूब जाती है और सिर्फ 2 मिनट में एडेलाइन अपना होश खोने लगती है। एडेलाइन की जिंदगी का चिराग बुझ जाता है, लेकिन उसी समय पे आसमानी बिजली सीधा एडेलाइन की कार पे गिरती है। इस बिजली का वोल्टेज 1 लाख एम्पियर होता है और इसी करंट के साथ एडेलाइन होश में आने लगती है। वो दोबारा से जिंदा होती है और इस एक्सीडेंट से एडेलाइन को सिर्फ दूसरी जिंदगी नहीं मिली और इससे एडेलाइन को एक कमाल की पावर मिलती है, कभी ना खत्म होने वाली जवानी, इटर्नल यूथ। और इसके बाद से एडेलाइन की एज 25 साल की उम्र में फ्रोज हो गई, यानी कि बंद हो गई। मतलब एडेलाइन की एज तो बढ़ेगी लेकिन उसकी ब्यूटी 25 साल की लड़की जैसी रहेगी। और वक्त तीर की तरह गुजरने लगता है और पलक झपकने में सालों बीत जाते हैं। 20 सालों बाद एडेलाइन के फ्रेंड्स एडेलाइन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। पहले एडेलाइन कहती है कि वो अपने आप की बहुत केयर करती है और अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखती है, जिससे इनका शक थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन ये किस्सा भी तब खत्म होने लगता है जब एक पुलिस ऑफिसर एडेलाइन को रोक लेता है। 45 years old? Yes. Ma'am, I'm going to hold on to this. When you come by the station house to pick it up, please bring your birth certificate. I'd be happy to, officer. Is tomorrow morning all right? Sure. एडेलाइन पुलिस के चंगुल में नहीं फंसना चाहती थी और एडेलाइन अपना सामान पैक करती है और अगले दिन निकल जाती है। जब वो अपनी चीजें इकट्ठा कर रही थी, एडेलाइन बहुत सारी किताबें छान मारती है ताकि उसे अपनी एजलेस कंडीशन के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन वो कितनी भी किताबें फेर ले, उसे अपनी ब्यूटी को रोकने का कोई भी आंसर नहीं मिलता। और ऐसे ही एक रात 2 अनजान एजेंट्स एडेलाइन के सामने आते हैं। I'd like to ask you a few questions if you don't mind. Why? I've done nothing wrong. वो एडेलाइन की कोई भी बात नहीं मानते और उसे पकड़ के अपनी कार में डाल के तेजी से भागने लगते हैं। एडेलाइन पैनिक होती है और उसे पता होता है कि अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो मुझे साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मौका देख के एडेलाइन इस कार से निकल के भाग जाती है। वो दौड़ के अपने घर जाती है और उसे पता होता है कि वो एजेंट्स उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और वो इसी रात को यहाँ से निकलने लगती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपनी बेटी को आखिरी गुड बाय कह के यहाँ से निकलती है। It has to be this way. और तब से एडेलाइन की जिंदगी ऐसी बन गई जिसका न कोई रास्ता हो और न कोई ठहराव। हर 10 साल बाद वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करती है और एक नई जगह पे रहने के लिए जाती है और वो इस तरह से 60 साल तक रहती है। और अब 105 साल की उम्र में एडेलाइन ने अपनी हिस्से की सारी दौलत समेटकर अकेले ही रहती है। लेकिन अब एडेलाइन के लिए पैसों का कोई मोल नहीं है। वो एक शांत लाइब्रेरी में काम करने के लिए जाती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं और इससे उसकी लाइफ ज्यादा एक्सपोज नहीं होती। उसे ओल्ड फिल्म रील्स से बहुत लगाव था। दूसरों के लिए ये एक हिस्ट्री का हिस्सा थी, लेकिन इन रील्स में एडेलाइन की वो जिंदगी मौजूद थी जो उसकी जिंदगी के खुशी के पल होते हैं। अपने राज को राज रखने के लिए एडेलाइन ने हर किसी से दूरी कर ली। एडेलाइन अपने डॉग के साथ रहती है जो कि उसके साथ काफी समय से होता है और एडेलाइन की एक फ्रेंड भी होती है जिसके साथ इसने पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा टाइम बिताया होता है। ये एक ब्लाइंड पियानिस्ट होती है, रेगन। जब रेगन उसे फॉर्मल डांस के लिए बुलाती है तो एडेलाइन तुरंत से मान जाती है। एडेलाइन ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं और वो बहुत खूबसूरत
खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसकी नजर दीवार पे टंगे फोटोग्राफ्स पे पड़ती है। जब वो नजदीक आती है तो उसे एक झटका जैसा महसूस होता है। ये तस्वीर एडेलाइन की होती है और उसी टाइम पे एडेलाइन के माइंड में वो सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। अपनी जवानी के दिनों में एडेलाइन ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन अपने इटर्नल यूथ की वजह से उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। रेगन से बात करते हुए इस बॉल रूम में एक बहुत ही हैंडसम आदमी अंदर आता है। इसका शांत और टॉल पोस्चर देखकर एडेलाइन की आंखें इस पर अटक जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक पल के लिए वक्त रुक सा जाता है, लेकिन दूसरी लड़की के आते ही एडेलाइन अपनी नजर हटा लेती है और उसे लगता है कि ये आदमी भी एक फ्लर्ट ही होगा। लेकिन यहाँ से निकलते वक्त ये आदमी खुद ब खुद इसके पास आता है। ये कहता है कि जिस लड़की से मैं पहले बात कर रहा था वो बस एक दोस्त है, और फिर ये अपने चार्म और इमोशनल इंटेलिजेंस से इस लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो इसके नाम की तारीफ भी करता है और कहता है कि इसका मतलब है लाइट, ब्यूटी और ग्रेस। एडेलाइन इस बात से खुश होती है। हालांकि एलिस ने एडेलाइन पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था, लेकिन वो तब भी उसे इग्नोर करती है। और जब एलिस उसे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने को कहता है तो एडेलाइन बिना झिझक के ना कर देती है, लेकिन एलिस हिम्मत नहीं आता। जैसे ही एडेलाइन टैक्सी में जाने वाली होती है वो बाहर निकलकर इस गाड़ी को रोकता है, लेकिन तब भी एडेलाइन उसे नंबर नहीं देती क्योंकि वो जानती थी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसे क्या पता कि ये आदमी उसकी जिंदगी चेंज करने वाला होता है हमेशा। अब नए साल के मौके पर और एडेलाइन का बर्थडे भी आज ही होता है। वो अपनी बेटी से मिलती है जो कि अभी 80 साल की होती है, फ्लेमिंग। जब ये लोग खा रहे होते हैं तो एडेलाइन अपनी बेटी से कहती है 10 साल का वक्त अब खत्म होने वाला है, मतलब कि अब वो दूसरी जगह पे जाने वाली होती है और इस बार वो अपनी बेटी के करीब रहना चाहती है, लेकिन फ्लेमिंग मना कर देती है। वो कहती है मैंने फैसला किया है कि मैं रिटायर्ड होम में शिफ्ट हो जाऊंगी। वो अपनी माँ को किसी भी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी। एडेलाइन के ऊपर ये बात बहुत भारी पड़ती है और वो इस लंबी जिंदगी में अकेले चलने के लिए बनी थी। अब अगले दिन एडेलाइन दोबारा से काम पे जाती है और एलिस भी वहाँ पे आता है और उसे कुछ हिस्टोरिकल बुक्स को देता है। एडेलाइन को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये किताबें अनमोल थी। इतना ही नहीं, एलिस ने इस लाइब्रेरी को 1000 बुक्स डोनेट कर देता है और वो एडेलाइन को अपने साथ बुलाता है और एडेलाइन इसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। एलिस एडेलाइन को एक गुफा के अंदर लेके जाता है और इसके अंदर एक 1000 साल पुराना शिप व्रेक होता है। इसको देखकर एडेलाइन बहुत हैरान होती है। जैसे वो इस शिप को छूती है, इसकी बनावट इसके दिल में उतर जाती है और वो सोचने लगती है कि वक्त ऐसा क्यों है जो कि पहाड़ों और समंदरों को तब्दील कर देता है, लेकिन एडेलाइन के ऊपर उस वक्त का कोई असर नहीं होता। एडेलाइन को बहुत खुशी महसूस होती है और वापस आते वक्त वो बातें करते हैं और हंसते रहते हैं और इसी चीज में एलिस एडेलाइन को डिनर पे इनवाइट करता है और एलिस की सिंसियरिटी को देखकर एडेलाइन हाँ कर देती है। इसी शाम एडेलाइन एलिस के घर पे आती है और जो डिनर एलिस ने एडेलाइन के लिए बनाया होता है इससे एडेलाइन का दिल खुश होता है और एलिस के इस माहौल में एडेलाइन के दिल की दीवारें शेक करने लगती हैं। जो यादें, जो इमोशंस उसने अपने अंदर दफना दी होती है, अब वो पल ताजा हो रहे थे। अगली सुबह एलिस को अलविदा कह के एडेलाइन टैक्सी में अपने घर की तरफ निकलती है, लेकिन जैसे ही टैक्सी एक पार्क से गुजरती है एडेलाइन की नजर एक बेंच पे पड़ती है। तो इस बेंच को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा होती है। इस शहर से जुड़ी उसकी पहली प्यार की यादें होती है जो कि वो कभी भुला नहीं पाएंगी और जब भी वो इस बारे में सोचती वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। जब एडेलाइन घर आती है तो वो एक मुश्किल में पड़ती है। उसका डॉग बीमार होता है। उसका डॉग जो कि उसके साथ सालों से रह रहा है वो मर रहा होता है। वो डॉग को लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका वक्त आ चुका है और उसे बचाया नहीं जा सका। एडेलाइन की आंखें नम होती है। जब डॉक्टर बाहर जाता है तो एडेलाइन खुल के रोती है क्योंकि ये पपी उसके साथ सालों से रह रहा होता है। ये एक उसका लौता कंपेनियन होता है। उसकी बेटी बूढ़ी होती है और ये पपी ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है जो उसके साथ इतने सालों से रह रहा होता है। और इसी हाल में एडेलाइन घर पे आती है। वो अपने पुराने फोटोग्राफ्स को देखती है जो कि उसके करीब होते हैं और अब वो सारे उसकी जिंदगी से जा चुके हैं और इस वक्त एडेलाइन बहुत अकेला महसूस करती है और तभी वो टेबल पे पड़ी हुई कुछ बुक्स देखती है जो कि एलिस ने दी होती है। बुक्स की तरफ देखते हुए एडेलाइन एक फैसला करती है, मैं अपनी जिंदगी कभी बसर नहीं करूंगी और इसका क्या फायदा जब तुम बूढ़े ही नहीं हो सके। जितना गहरा प्यार उतना ही गहरा दर्द। जब वो एलिस को दोबारा देखती है तो वो एलिस और अपने बीच में एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देती है और वो कहती है कि मैं शहर छोड़ के जाने वाली थी और अचानक से अलविदा सुनकर एलिस कुछ भी नहीं कर पाता और आखिर में वो उस फ्लावर बुके को किसी और को दे देता है जो कि उसने एडेलाइन के लिए खरीदा होता है। एलिस को दूर जाते हुए देखकर एडेलाइन को बहुत दुख महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी उस प्यार की तरफ नहीं जाना चाहती थी जिसका कोई फ्यूचर ना हो। अब जिस दिन वो यहाँ से जा रही होती है फ्लेमिंग उसके पास आकर उसे गुड बाय कहती है। उसे एडेलाइन का फेस देखकर वो परेशान दिखती है और उससे पूछती है तो एडेलाइन भी अपनी बेटी से कुछ भी छुपा के नहीं रखती। वो अपनी बेटी को सब कुछ एलिस के बारे में बता देती है। ये बातें सुन के एडेलाइन फिर से एनर्जेटिक फील करती है और उसे उस दर्द से उबरने की हिम्मत देती है जिसने उसे काफी टाइम से दबा के रखा था। तो एडेलाइन फैसला करती है कि वो
अपनी फीलिंग्स को इजहार करेगी। वो एलिस को बुलाकर एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं। एक वक्त पे ये थिएटर हुआ करता था, लेकिन आज ये एक कबाड़ खाना बन गया है और इस समय पे सारी परेशानियां और सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। एडलाइन की आंखों में देखते हुए एलिस का दिल पिघलने लगता है और वो ना चाहते हुए भी उसे किस करता है और इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए खुल जाते हैं। एलिस एडलाइन के इस रवैये को देखकर बहुत खुश होता है और वो एडलाइन को लेकर अपने फैमिली घर पे आता है। लेकिन जो इन्होंने नहीं सोचा होता है कि एलिस का फादर विलियम वही आदमी होता है जिससे एडलाइन को सालों पहले पहली नजर में प्यार हुआ था। अब कहानी यहाँ से 40 साल पहले जाती है दोपहर के टाइम। एडलाइन की कार रोड पे खराब होती है। विलियम मदद करने के लिए आता है और इसी में इन दोनों की आंखें मिलती है और इन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। इन दोनों के अंदर एक चिंगारी सी होती है। तो एडलाइन को एडवेंचर बहुत पसंद था, तो विलियम उसके साथ पहाड़ों में, नदियों में, नालों में जाया करता था। वो कुदरत की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती थी और विलियम भी इसी मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। खुशियों का अंत होता है जब विलियम उसे प्रपोज करता है। एडलाइन ऐसे किसी भी वादे को फेस नहीं करना चाहती थी जिसका उससे कोई फ्यूचर न हो, तो वो विलियम के लाइफ से गायब होती है और उसने ये कभी भी नहीं सोचा होता है कि हम ऐसे इस सिचुएशन में मिलेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ने की वजह से एलिस कहती है कि मैं उस औरत की बेटी हूँ, लेकिन किस्मत हमेशा तिगड़मबाजी करता रहता है। अब अगले दिन विलियम अचानक से एडलाइन के लेफ्ट हैंड पे एक निशान देखता है। वो दौड़ के अपने स्टोरेज रूम में जाता है और एक फोटो को निकालता है जो कि 40 साल से बंद पड़ा था। ये उसकी और एडलाइन की पिक्चर होती है जब ये लोग जवान थे। इस फोटो में एडलाइन का लेफ्ट हैंड बैंडेज से बंधा हुआ था। ये एक ऐसा निशान होता है जो कि विलियम ने खुद उस पे पट्टी बांधी होती है और इसी वक्त पे विलियम के दिल में एक गुस्सा जैसा पैदा होने लगता है। ये औरत जो कि उसी की तरह दिखती है, ये विलियम का पहला प्यार होता है जो उसने सालों पहले खोया था। वो जल्दी से गाड़ी में निकल के एडलाइन को ढूंढने जाता है। I know who you are, Adeline. The scar. The truth. William. और विलियम के इस सडन बिहेवियर से एडलाइन बहुत परेशान होती है और यहाँ से भागने लगती है। वो विलियम के घर से अपनी चीजें बंद करने लगती है और वो एलिस को चिट्ठी लिख के यहाँ से निकल जाती है। जब एलिस शावर से बाहर आता है तो वो फेयरवेल लेटर देखता है। वो दौड़ के नीचे आता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसका फादर उसे रोक लेता है क्योंकि विलियम जानता था इसका अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन एलिस को लगता है कि उसके फादर ने एडलाइन को यहाँ से भगाया है। गुस्सा होकर वो उसके पीछे जाने लगता है। उसी टाइम पे विलियम को अपनी जवानी के दिन याद आते हैं जब वो अपने बेटे के साथ हुआ करता था। तो वो एलिस से कहता है, Do you love her? Yes. How do you know? Because nothing makes sense without her. एलिस की बातें सुनकर विलियम को थोड़ा राहत महसूस होती है और वो उसे नहीं रोकता। वो अपने बेटे को अपने प्यार के पीछे जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ से एडलाइन बहुत दुखी होती है और उसकी पिछली यादें उसके ऊपर पहाड़ बन के गिर रही थी। वो अब थक चुकी थी भागने से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी अचानक से एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक उसकी तरफ आने लगता है। 80 साल बाद दोबारा से बर्फ पड़ती है और एक बार फिर से एडलाइन की जिंदगी उसकी कगार पे आती है। जब एलिस आता है तो डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक हाई करंट देने की वजह से एडलाइन की जिंदगी में एक और चिंगारी होती है। जैसे कि बहुत साल पहले उस पानी में लाइटनिंग गिरी थी, तब हॉस्पिटल में एडलाइन को होश आने लगता है और इस दौरान एलिस उसके हमेशा पास रहता है। और इतना सब कुछ होने के बाद एडलाइन आखिर में प्यार पे भरोसा करने लगती है और वो अपने सारे राज एलिस के सामने खोल देती है। और इसके बाद एडलाइन की बेटी हॉस्पिटल आती है। वो बहुत घबराई होती है, लेकिन एलिस को ठीक देखकर वो शांत होती है और फ्लेमिंग भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो जानती थी अब उसकी माँ को अकेले में जिंदगी सफर नहीं करना पड़ेगा। This is Alice. Nice to meet you. I'm Jenny's grandmother. What is it? He knows. अब आने वाले दिनों में एलिस और एडलाइन ने एक और पपी को खरीदे हैं। ये एडलाइन का 21वां डॉग होता है। एडलाइन की जिंदगी फिर से खुश होती है और उम्मीद भरी होती है। अब वैलेंटाइंस के दिन एडलाइन बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनती है। जब वो हॉलवे मिरर से जा रही होती है तो उसे अपने बालों में एक सफेद बाल दिखता है। इसका ये मतलब होता है कि वक्त अब साथ में चल रहा है। काफी लंबे समय तक इटर्नल यूथ जीने के बाद एडलाइन की जिंदगी एक लाइटनिंग स्ट्राइक से शुरू हुई थी और लाइटनिंग स्ट्राइक से खत्म हो गई, लेकिन इटर्नल यूथ के बावजूद भी उसे अब वो जिंदगी मिल गई थी जो कि हर किसी को मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।